नेशनल टी20 के आज जो दूसरा मैच है उस पर ही बात कर लेते हैं। सेंट्रल पंजाब और सिंध का मैच है और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये मैच, क्योंकि अब पॉइंट टेबल पर आने के लिए ये हर मैच जीतना इंपॉर्टेंट है। और इसी टूर्नामेंट में हम बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मेनली डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जाने जाते हैं। फरहान निसार हमें लाहौर से स्काइप के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, साथ साथ क्रिकेट के स्टैट निकालने के माहिर हैं और बहुत ज्यादा इनकी नजर है नेशनल टी20 पर भी। कामरान मुजफ्फर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। फरहान, सबसे पहले तो ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता कि आज प्रोग्राम में हम नेशनल टी20 की बात करें, खुशदिल का जिक्र ना करें। जो टैलेंट उनसे हम उम्मीदें लगाते हैं उसका कल आई थिंक भरपूर उन्होंने मुजाहरा कर दिया और हम यही चीज शायद मिस कर रहे थे कि कोई एक यंगस्टर ऐसी नहीं खेले कि हमें पता चले कि नेशनल टी20 में बहुत सारे छक्के चौके लग सकते हैं। और खुशदिल की इनिंग पर सबसे पहले तो फरहान मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। सरप्राइज नहीं है, जो लोग उन्हें जानते हैं उन्हें पता है कि ये खुशदिल की कैपेबिलिटीज मौजूद है और उन्होंने करके दिखा दिया। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा गफार की कोई ऐसा सरप्राइज नहीं है। खुशदिल शाह की जो इनिंग्स है यही उनकी सलाहियत है। और क्योंकि लोग ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं फॉलो करते, जो मैचेस टीवी पर आते हैं, तो उन लोगों के लिए जरूर सरप्राइज है जिन्होंने आज टीवी पर कल ऐसी इनिंग्स खेलते हुए देखा। हालांकि 2018 के सीजन में बैक टू बैक 3 सेंचुरीज खुशदिल ने लिस्ट ए में भी स्कोर की थी, जो कायदे आजम वनडे कप हुआ करता था उन दिनों। और फिर अभी मार्च में जब मुल्तान सुल्तान के लिए भी उन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली, तो उनमें कैपेबिलिटी जरूर मौजूद है। लेकिन बात सिर्फ वही आती है कि ऐसे यंगस्टर्स को हम मौके नहीं देते, उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट से आगे जाने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो अब ये उनके लिए भी अच्छा है कि जैसे जैसे उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही है वो अपने टैलेंट को शो कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम बार बार यही बात करते हैं कि हमारे पास फिनिशर्स मौजूद नहीं है, नंबर 6-7 पर हिटिंग करने वाले बैट्समैन मौजूद नहीं है। और जहाँ तक कल की इनिंग्स की बात है कि वो तो कोई भी खिलाड़ी अपनी जिंदगी में शायद एक मरतबा ऐसी इनिंग्स खेलते हैं, और जिस सूरत हाल से 43 for 4 से उन्होंने 217 रन्स का टारगेट चेस करवाया सदर्न पंजाब को, तो बहुत ही गैर मामूली ये बैटिंग थी। लेकिन वही आपने जो बात की कि खुशदिल शाह में ये कैपेबिलिटीज पहले से मौजूद थी। अब जैसे ही उन्हें प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हुआ है तो उनकी सलाहियतें और निखर कर हमारे सामने आना शुरू हुई हैं। ठीक है, कामरान का आपको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कामरान, यकीनी तौर पर ये एक एलिमेंट मिसिंग था, चूंकि एक अच्छी इनिंग खेली थी इससे पहले खुशदिल ने, लेकिन बहुत सारे जर्नलिस्ट भी बात कर रहे थे कि जो कि खुशदिल का नाम ऑलरेडी पाकिस्तान की टी20 टीम में मौजूद है, फिर उनको अब बड़ा हाई रेट किया जाता है। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज हो गई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब जैसे लेकिन फरहान ने कहा कि हमें उसको मौका इंटरनेशनल लेवल पे भी देना है। इंग्लैंड में इतने अच्छे मौके हमने उनको नहीं दिए थे। जी अस्सलाम वालेकुम गफार भाई, और फरहान भाई को भी बहुत बहुत सलाम। और मेरे ख्याल में आपने फरहान भाई को दावत दे दी है डोमेस्टिक के ऊपर, तो उसके बाद बात करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो जो जैसा उन्होंने कहा कि खुशदिल की जो बात कर रहे थे, देखिए चांसेस तो अभी मिले, लेकिन जिस तरीके का चांस कल उनको मिला, और अच्छे प्लेयर की निशानी ये होती है कि जब उसको चांस मिलता है तो वो फिर उसको काउंट मेक इट काउंट। तो कल जिस तरीके से सिचुएशन थी, मैच ऑलमोस्ट हाथ से निकल चुका था और वहां से जो उन्होंने टर्न अराउंड किया है, तो वही अब उनकी पहचान बन जाएगा। आने वाले वक्तों के अंदर लोग जो है इस इनिंग की वजह से खुशदिल को याद रखेंगे। तो जो अच्छा प्लेयर होता है वो हमेशा तैयार रहता है अपॉर्चुनिटीज के लिए, और मुझे उम्मीद है कि अभी भी जो इनको चांसेस मिले, इंग्लैंड में नहीं मिले, वजूहात थी उसकी जिसकी वजह से वो प्लेइंग 11 में नहीं आ सके, लेकिन अभी ऐसी परफॉर्मेंस है। और खुशदिल की खास तौर पे, खुशदिल की कोई ये वन ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। खुशदिल कुछ अरसे से मुसलसल जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं और अपना नाम उन सर्कल्स के अंदर या उन दायरों के अंदर अपना नाम जो है वो रखने में कामयाब हो रहे हैं जहाँ से सिलेक्शन होती है। तो उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये अभी और भी टूर्नामेंट बाकी है, और अभी हम इनके और भी, अब ये जो कल उन्होंने परफॉर्म किया इससे उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा और इससे अच्छी इनिंग्स भी खेलने के काबिल वो होते हैं। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई पाकिस्तान टीम से खेलने से रोक सकेगा। बिल्कुल आपने ठीक बात की, और खुशदिल पे जरूर बात करेंगे, जो कि इनिंग की उन्होंने ऐसी खेली, लेकिन उनके जो शॉट्स हैं वो बार बार देखने को दिल कर रहा है। तो आपको भी पहले उनका जो शॉट्स हैं जो उन्होंने कल धुआंधार इनिंग खेली, वो एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं कौन से रिकॉर्ड बनाए, और खासतौर पर उनके जो शॉट्स हैं वो देखे जाने के काबिल हैं। टी20
T20 क्रिकेट में खुशदिल शाह की तूफानी इनिंग्स। It's a big one. उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बना डाला। ये पाकिस्तान में इन्होंने तेज तरीन सेंचुरी का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सिंध के खिलाफ सदरन पंजाब की टीम मुश्किलात का शिकार थी। ऐसे में खुशदिल शाह ने चौकों और छक्कों की बरसात करके अपनी टीम को मुश्किल से निकाला। उन्होंने 35 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। वो पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले पहले कौमी बल्लेबाज बने। खुशदिल शाह से कबल ये इज़्ज़त अहमद शहजाद के पास था, जिन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 40 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी। खुशदिल शाह की सेंचुरी T20 क्रिकेट में 5वीं तेज तरीन सेंचुरी है। इससे पहले क्रिस गेल 30, ऋषभ पंत 32, वहां लियोप 33 और एंड्रयू साइमंड्स 34 गेंदों पर T20 की तेज तरीन सेंचुरियां बना चुके हैं। तो खुशदिल की इनिंग के शॉट जब देखें तो दिल खुश हो जाता है। और फरहान, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। सदर पंजाब को शायद इस इनिंग की जितनी जरूरत थी और उस वक्त भी जब 4 विकेटें गिर गई थी, मेरे ख्याल में इसलिए इस इनिंग की अहमियत और बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम टूर्नामेंट का अब थोड़ा जायजा लेना शुरू करें, जो तमाम 6 टीमों की परफॉर्मेंस है, सदर पंजाब और वो भी अब्दुल रहमान बड़े सीजन कोच हैं। फरहान, क्या वजह है कि इस बार ये टीम एक खुशदिल की मिरेकल इनिंग की वजह से ही एक ही मैच जीत सकी और इस वक्त बहुत प्रॉब्लम में है पॉइंट्स टेबल पर? आपको क्या लगता है कि क्या कमी है? कोई फॉर्म अच्छी नहीं है, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बना? आपकी क्या व्यूज हैं? देखिए, जब इनिशली जो 16 खिलाड़ी मुंतखब हुए थे तो तमाम वो खिलाड़ी थे जिन्होंने हालिया अरसे में पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने मुख्तलिफ टीमों की नुमाइंदगी की है। और ये सारे, इनको अगर हम T20 स्पेशलिस्ट कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि दुरुस्त कॉम्बिनेशन नहीं आजमाए गए, या जो जिन प्लेयर्स की जहां पर स्लॉट थी उन्हें वहां नहीं रखा गया और तब्दीलियां बहुत ज्यादा की गई। अगर आप देखिए, पहले मैच में इलियास ने कुछ रन्स दिए तो वो बाहर हो गए। आमिर यामीन के बारे में शायद तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वो किसी डोमेस्टिक T20 टीम से बाहर हो, वो उन्हें बाहर बिठा दिया गया। अली शफीक को अभी तक 5 मैचेस में मौका नहीं मिला। सैफ बदर को उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। उमर खान को इन आउट का शिकार रखा गया। तो ये इस तरह के फैक्टर्स थे। पर उसके अलावा मैं थोड़े से स्टैट्स देख रहा था, तो जो आखिरी 3 मैच सदर्न पंजाब हारी तो उसमें 2 मैचेस में आखिरी 4 ओवर्स में 54 रन बने इनकी बॉलिंग पर, और आखिरी मैच में 73 रन बने, और तीनों मरतबा बिलावल भट्टी और हुसैन तलत ने आखिरी 4 ओवर्स किए। तो यहाँ थोड़ा सा थिंक टैंक से गलती हुई कि अगर आपने एक दफा एक चीज क्लिक नहीं हुई, दूसरी दफा नहीं हुई, तो फिर आप तीसरी दफा वो गलती ना करें। तो वो गलतियां दोहराई गई, जिसकी वजह से शिकस्तें मिलती रही। बिलावल भट्टी नया गेंद अच्छा करते हैं, स्किट करते हैं, लेकिन आखिरी ओवर्स में उनका रिकॉर्ड कुछ इतना अच्छा नहीं है। तो ये इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो ठीक नहीं हुई। और अब जो 3 तब्दीलियां हुई हैं, अभी तो मोहम्मद इमरान और जैनब हासनी के लिए भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है सेकंड 11 में। और फिर जो कल खुशदिल ने जो इनिंग्स खेली है, ये टीम का जो मोराल है इसने जरूर इसको बुलंद कर दिया होगा, क्योंकि वो जो डग आउट आप देख रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं थी, मुसलसल शिकस्तें मिल रही थी। तो इस वजह से यकीनी तौर पर जो सदर्न पंजाब का मोराल बुलंद हुआ होगा और आने वाले मैचेस में भी हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इस टीम से। ठीक है कामरान, जैसे फरहान ने कहा कि कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, बॉलिंग ज्यादा इशू दिखाई देता है, जो कि 5 मुसलसल मैचेस में 200 से ज्यादा रन कंसीड कर दिए, जो एक रिकॉर्ड भी है। तो लगता यही है कि इस टीम को बैटिंग में अब खुशदिल शाह की इस इनिंग के बावजूद भी सोचना पड़ेगा कि कल भी 4 जल्दी आउट हो गए थे। यकीनी तौर पर खुशदिल शाह में कैपेबिलिटी है, लेकिन रोज रोज ऐसी इनिंग बैट्समैन नहीं खेल सकता। आपको लगता है सदर पंजाब कैन मेक अ कमबैक? कोच उनके बड़े तगड़े हैं, आई थिंक अब्दुल रहमान डोमेस्टिक के एक बड़े जायंट हैं, सारी चीजों को समझते हैं। डू यू थिंक दे कैन मेक अ कमबैक और टॉप 4 में आ सकेंगे? जी कामरान, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी कामरान, आपको लगता है सदर पंजाब इस मैच के बाद, जैसे फरहान ने कहा कि मोराल लिफ्ट होगा, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कहते हैं ना लॉस हो चुका हुआ है, हो सकेगा डैमेज कंट्रोल, टॉप 4 में आ सकेंगे? जी मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपका आवाज सुनाई दे रही है, मेरे ख्याल में मेरी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? जी आप प्लीज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी
तो देखिए गफार, ये जो टूर्नामेंट है उसका जो फॉर्मेट है, इसमें सबसे बड़ी जो एक अच्छी चीज है डबल लेग टूर्नामेंट है। तो उसमें ये चीजें एक्सपेक्टेड है कि कोई टीम शुरू में जाएगी, जैसे नॉर्दर्न थी, उन्होंने पिछले साल की अपनी जो फॉर्म थी उनका कॉम्बिनेशन भी इस तरीके का था, प्लेयर्स भी ऐसे थे कि वो आते ही जो है वो फौरन अपने ग्रुप के अंदर आ गए। सदर्न पंजाब की अगर हम बात करें तो कोचिंग में चेंजेस आई हैं। अब्दुल रहमान आए हैं, उनके कोचिंग स्टाइल है वो डिफरेंट तरीके से वो कोचिंग करते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगना था। और ये T20 फॉर्मेट जो है, इसमें देखें सदर्न पंजाब भी बहुत सारी जगहों के ऊपर, जैसे भी फरहान भाई ने काफी डिटेल में आपको बताया कि वो क्रिटिकल मोमेंट्स जो है वो विन नहीं कर पाए, वो क्रिटिकल मोमेंट्स के अंदर वो मतलब उन्होंने लूज किए, तो वहां से वो मैच कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है, अगर हम उस पर देखें, पॉइंट टेबल के ऊपर देखें तो सदर्न पंजाब काफी नीचे थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही तरने वाला साबित हो रही है दूसरी टीमों के लिए। तो फाइट दे रहे थे, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट्स के ऊपर वो हार रहे थे। 2 दिन का गैप मिला, एनवायरनमेंट चेंज हुई, तो इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कभी कभार कोई टीम कॉम्बिनेशन जो होता है वो किसी एक खास सरफेस के लिए मुझे सॉरी आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, शॉर्ट ब्रेक हमने प्रोग्राम में शामिल करना है। वापस आकर सदर्न पंजाब और बाकी टीमों के हवाले से जो हमारा जायजा है वो जारी रहेगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद। और आज जो पहला मैच हुआ नेशनल T20 का, उस पर बात कर लेते हैं। और बहुत ही अच्छा मैच रह चुके। खैबर पख्तूनख्वा ने 154 पर 6 जरूर किए। शुएब मलिक ने 10,000 रन पे मुकम्मल किए और पहले पाकिस्तानी प्लेयर बने, लेकिन बलूचिस्तान ने अगेन बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। और ये टारगेट जो है वो 4 विकेटों पर हासिल करके 6 विकेटों से कामयाबी से हासिल की। तो फरहान, यकीन तो बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो कोई बहुत स्टार सडे टीम नहीं है। फिर फैसल इकबाल पहली मरतबा कोचिंग कर रहे हैं, मसले मसाइल रहे, आपको बहुत अच्छी तरह पता है लीड ऑफ द टूर्नामेंट जो लग ही रहा था कि कुछ पता होंगे भी कि नहीं होंगे, लेकिन इन दी एंड काफी अच्छा कर रहे हैं बलूचिस्तान। और ये अच्छी चीज मुझे भी लगी, जैसे अब्दुल वाहिद बंगलजई को भी सेकंड 11 से उठाकर हम लेकर आए हैं फर्स्ट 11 में। बलूचिस्तान के क्रिकेटर्स को भी अब मौका इससे ज्यादा खैर मिलना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अब दिखाई दे रहा है कि कुछ विजन है कि उनको सेकंड 11 में भी उनके खिलाड़ियों को रखा है। आपके ख्याल में बलूचिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है? बलूचिस्तान लास्ट ईयर की भी फाइनलिस्ट थी और इस साल भी वो ऐसा लग रहा है कि बड़ी आसानी से सेमीफाइनल खेलेंगे। और फैसल की जो आपने बात की, तो वो जहाँ भी हो तो फिर वो प्रॉब्लम्स तो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, आज से नहीं पिछले 20 सालों से है, तो उस पर हम क्या बात करें। सबसे अहम नुकता यहाँ पर यह है कि जो बलूचिस्तान के लोकल प्लेयर्स हैं, अब हम अवैज ज़िया ने आज परफॉर्म किया, हारिस सुहेल है, इमाम है, इमाद भट्ट है, ये सब लोग तो वो हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं। ठीक है। असल इशू ये है कि बलूचिस्तान से प्लेयर्स नहीं आते। और जब हम पिछले साल 2 मैचेस हमने फर्स्ट क्लास के कमेंट्री की, तो लोगों का गिला शिकवा यही था कि हमारे खिलाड़ियों को चांस नहीं दिया जाता। तो उस वक्त भी यही बात थी कि जब तक वो खिलाड़ी अपने अंदर इतनी एबिलिटी पैदा नहीं करेंगे तब तक उन्हें मौके नहीं मिलेंगे। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे लड़कों को चांस नहीं दिया जाता, कि वो इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स वहां से आते हैं कि उनका कोई रास्ता रोक नहीं पाता। तो अब्दुल वाहिद बंगलजई की आपने बात की, तो ये वहां भी मैंने इनको नेट्स में देखा था लास्ट ईयर, तो बहुत जबरदस्त ये टैलेंट है। इस साल ये वर्ल्ड कप भी खेले अंडर 19 का, ज्यादा मौके नहीं मिल सके। तो ये आज मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यही कहूंगा कि ये शायद जो बलूचिस्तान जो इतने अरसे से जिस बड़े खिलाड़ी का इंतजार कर रहा था, वो अब्दुल वाहिद बंगलजई की सूरत में इन्हें मिला। और आने वाले दिनों में ये लड़का जो है ये बलूचिस्तान का नाम लेकर आगे चलेगा और शायद ये पाकिस्तान को भी इंशाल्लाह ये प्लेयर खेलेगा। और बहुत ज्यादा इसमें टैलेंट है। और ये जो बलोच कम्युनिटी है, ये वहां से, इससे पहले पश्तून जो कम्युनिटी है वहां से प्लेयर्स आते रहे हैं जिन्होंने बलूचिस्तान को सर्व किया है। तो ये पहला बलोच प्लेयर है और बहुत ज्यादा टैलेंट है, और ये इसकी वजह से बलूचिस्तान की जो क्रिकेट है वो ऊपर जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बहुत मच नीडेड है कि हमें बलूचिस्तान और कोयटा के प्लेयर्स उनकी टीम में अच्छा करते हुए दिखाई दें। और आपने जो कहा फरहान के फैसल इकबाल जब जाते हैं तो प्रॉब्लम, यकीन तौर पर इस टूर्नामेंट के शुरू में बहुत प्रॉब्लम हो गए, प्रेस रिलीज और फिर इवेंचुअली वो खेल गए। लेकिन बहरहाल क्योंकि उनकी टीम अच्छा कर रही है, तो जैसे कैप्टन को या कोच को नॉर्मली क्रेडिट जाता है, तो उनको जरूर ये क्रेडिट जाता है कि उनके अंडर उनकी टीम जो है वो अब तक टॉप 2 पे मौजूद है। और कामरान, अगर मैं आपसे दूसरी टीम की बात करूं, आई थिंक अब्दुल रहमान डोमेस्टिक के एक बड़े जायंट हैं, सारी चीजों को समझते हैं। डू यू थिंक दे कैन मेक अ कम
बलूचिस्तान। और ये अच्छी चीज मुझे भी लगी, जैसे अब्दुल वाहिद बंगलदेई को भी सेकंड 11 उठाकर हम लेकर आए हैं फर्स्ट 11 में। बलूचिस्तान के क्रिकेटर्स को भी अब मौका इससे ज्यादा खैर मिलना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अब दिखाई दे रहा है कि कुछ विजन है कि उनको सेकंड 11 में भी उनके खिलाड़ियों को रखा है। आपके ख्याल में बलूचिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है? बलूचिस्तान लास्ट ईयर की भी फाइनलिस्ट थी और इस साल भी वो ऐसा लग रहा है कि बड़ी आसानी से सेमीफाइनल खेलेंगे। और फैसल की जो आपने बात की, तो वो जहाँ भी हो तो फिर वो प्रॉब्लम्स तो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, आज से नहीं पिछले 20 सालों से है, तो उस पर हम क्या बात करें। सबसे अहम नुकता यहाँ पर यह है कि जो बलूचिस्तान के लोकल प्लेयर्स हैं, अब हम अवैज ज़िया ने आज परफॉर्म किया, हारिस सुहेल है, इमाम है, माद भट्ट है, ये सब लोग तो वो हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं। असल इशू ये है कि बलूचिस्तान से प्लेयर्स नहीं आते। और जब हम पिछले साल 2 मैचेस हमने फर्स्ट क्लास के कमेंट्री की, तो लोगों का गिला शिकवा यही था कि हमारे खिलाड़ियों को चांस नहीं दिया जाता। तो उस वक्त भी यही बात थी कि जब तक वो खिलाड़ी अपने अंदर इतनी एबिलिटी पैदा नहीं करेंगे तब तक उन्हें मौके नहीं मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे लड़कों को चांस नहीं दिया जाता, कि वो इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स वहां से आते हैं कि उनका कोई रास्ता रोक नहीं पाता। तो अब्दुल वाहिद बंगलदेई की आपने बात की, तो ये वहां भी मैंने इनको नेट्स में देखा था लास्ट ईयर, तो बहुत जबरदस्त ये टैलेंट है। इस साल ये वर्ल्ड कप भी खेले अंडर 19 का, ज्यादा मौके नहीं मिल सके। तो ये आज मैं आपके प्रोग्राम के दोस्तों से यही कहूंगा कि ये शायद जो बलूचिस्तान जो इतने अरसे से जिस बड़े खिलाड़ी का इंतजार कर रहा था, वो अब्दुल वाहिद बंगलदेई की सूरत में इन्हें मिला। और आने वाले दिनों में ये लड़का जो है ये बलूचिस्तान का नाम लेकर आगे चलेगा और शायद ये पाकिस्तान को भी इंशाल्लाह ये प्लेयर खेलेगा। और बहुत ज्यादा इसमें टैलेंट है। और ये जो बलोच कम्युनिटी है, ये वहाँ से, इससे पहले पश्तून जो कम्युनिटी है वहाँ से प्लेयर्स आते रहे हैं जिन्होंने बलूचिस्तान को सर्व किया है। तो ये पहला बलोच प्लेयर है और बहुत ज्यादा टैलेंट है, और ये इसकी वजह से बलूचिस्तान की जो क्रिकेट है वो ऊपर जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बहुत मस्ट नीडेड है कि हमें बलूचिस्तान और कोयटा के प्लेयर्स उनकी टीम में अच्छा करते हुए दिखाई दें। और आपने जो कहा फरहान के फैसल इकबाल जब जाते हैं तो प्रॉब्लम यकीन तौर पर इस टूर्नामेंट के शुरू में ही बहुत प्रॉब्लम हो गए, प्रेस रिलीज और फिर प्रेस रिलीज और फिर इवेंचुअली वो खेल गए। लेकिन बहरहाल क्योंकि उनकी टीम अच्छा कर रही है, तो जैसे कैप्टन को या कोच को नॉर्मली क्रेडिट जाता है, तो उनको जरूर ये क्रेडिट जाता है कि उनके अंडर उनकी टीम जो है वो अब तक टॉप 2 पे मौजूद है। और कामरान, अगर मैं आपसे दूसरी टीम की बात करूं, खैबर पख्तूनख्वा की सबसे ज्यादा स्टार सरी टीम है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि शायद सबसे ज्यादा सुपरस्टार्स इनके पास हैं। और आई थिंक बलूचिस्तान की जो आज इनके खिलाफ कामयाबी टूर्नामेंट को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है। नंबर 3 पे चले गए हैं, बलूचिस्तान जो है वो नंबर 2 पे आ गया। तो लगता है ये कि इवेंचुअली ये जो रेस है, सदर पंजाब अगर एक आध मैच और जीत जाए, कम से कम ये टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा है। गफ्फार भाई देखें, जो अभी 3 मैचेस हुए हैं पिंडी में, तो वो तो हम उसको जरा हवाओं के रुख तब्दील हो गए हैं। हाँ, लाइटर टोन में हम यही कह सकते हैं कि रिवेंज ऑफ द मिनियंस। तो तीनों मैचेस में जो टीम पॉइंट टेबल के ऊपर कम पॉइंट्स के साथ थी, उसने जो सामने वाली टीम थी जिसके पॉइंट टेबल के ऊपर पॉइंट ज्यादा थे, उसको शिकस्त दी है। तो ये एक अच्छी चीज है टूर्नामेंट के लिए भी, क्योंकि अभी टूर्नामेंट ओपन है। अभी कोई भी इस तरीके से टूर्नामेंट क्लोज नहीं हुआ है। एक तो ये है कि 4 टीमों ने आगे जाना है। कोई अगर टीम टॉप पे भी अगर फिनिश करती है तो उसको भी सेमीफाइनल खेलना है। कोई एडेड एडवांटेज नहीं है, कोई प्ले ऑफ नहीं है। तो सबको अभी मतलब पहला जो कहते हैं ना, पहला पड़ाव जो आएगा वो चौथी पोजीशन के लिए, तो अभी सबके लिए ओपन है। तो ये बड़ा अच्छा हुआ है कि ये जो गैप आया 2 दिन का, उसके बाद लग यही रहा है कि टीम्स ने और एक अच्छी जो हेल्दी राइवलरी है वो हमें दिखाई दे रही है कि टीम्स ने बैठ के अपनी रीअसेसमेंट की है। सदर्न पंजाब ने 3 चेंजेस की, बलूचिस्तान इनको अब्दुल वाहिद बंगलदेई को लेके आए। तो कहीं पे थिंकिंग चल रही है, इस टूर्नामेंट को सीरियस लिया जा रहा है। और उसका की जो एक वजह वो ये है कि इस दफा जो कवरेज हो रही है, उसको जितनी हाइप दी गई है, उसमें जितनी भी गलतियां हुई, जो चीजें हैं वो अपनी जगह पर है। ठीक है, वो सब सीखने का अमल है। होना नहीं चाहिए, कुछ गलतियां नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन इस दफा जो कवरेज हो रही है और पीसीबी जिससे के लेके चल रहा है, तो मेरे ख्याल में ये उसकी वजह से इतना प्रेशर और इतनी एक्साइटमेंट और इतनी इन्वॉल्वमेंट टीमों की बनी हुई है
कि अब हमें आगे चल के भी और मैचेस अच्छे देखने को मिलेंगे। ये आपने ठीक कहा कि इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत थी और ये क्रेडिट जाता है भारत पीसीबी को कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को ना कायदारम ट्रॉफी लास्ट ईयर, अब जो नेशनल T20 है इसके बारे में बात होती है, इस टूर्नामेंट को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर सेंट्रल पंजाब और सिंध का जो अब आने वाला मैच है इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि सिंध के लिए तो सूरत बहुत खराब है, स्लो ओवर रेट पे भी जुर्माना हुआ, क्या प्रॉब्लम है इस टीम में, फरहान और कामरान से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो आज के दूसरे मैच पे आखिर में बात कर लेते हैं और स्पेशली सेंट्रल पंजाब और सिंध का जो मैच है, सिंध के लिए जो अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 ही पॉइंट थे फरहान, और इस टीम के ऊपर आप समझते हैं क्या प्रॉब्लम है, जो कि कल भी जिस अंदाज से 43 for 4 लेकिन फिर रन चेज करवा दिए, बड़े खुशदिल शाह स्पेशल इनिंग खेल गए, आपके एनालिसिस ऑन सिंध परफॉर्मेंस। मैच पे तो मैं सिंध को इतना इल्जाम नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरह की इनिंग्स खुशदिल शाह ने खेली, ऐसी इनिंग्स कई सालों के बाद ऐसी इनिंग्स देखने को मिलती है। लेकिन थोड़ा सा जो टीम कॉम्बिनेशन बनाने की बात है कि कल इन्होंने जो 5वां बॉलर था वो इतना मजबूत, इतना तगड़ा नहीं था, और फिर कप्तानी भी जो कि सरफराज ने कि आखिरी ओवर हसान खान से करवाना पड़ा, और असद शफीक और उन दोनों ने मिलकर वो 4 ओवर का स्पेल पूरा करने की कोशिश की। तो जो रोल्स हैं प्लेयर्स के वो थोड़े से यहाँ पर डिफाइन करने होंगे, और 5 बॉलर अच्छे रखने होंगे सिंध की टीम को। अगर वो हसान खान को प्रेफर कर रहे हैं मोहम्मद असगर पर, तो फिर मोहम्मद असगर जैसी बॉलिंग भी करनी होगी हसान खान को। उसके अलावा फील्डिंग के जो लैप्सेस हैं वो तो आपके सामने है, फील्डिंग को थोड़ा सा जो फिटनेस के स्टैंडर्ड है तो शायद वो सिंध की टीम थोड़ी ज्यादा एक्सपोज हो जाती है अपने खिलाड़ियों की वजह से। और लेफ्ट हैंड स्पिनर का जरूर जिक्र करूंगा, आपको याद हो रजा हसन बहुत अच्छा खेले वर्ल्ड T20 में, बड़ी हाई उनकी हाई एक कहते हैं एक्सपेक्टेशन से गए थे, फिर उनके मसले मसाइल, लेकिन फिर असगर की बात कर लें या अगर हम बाकी और जफर गौर भी जैसे हैं या दीगर जो हमारे पास ऑप्शन हैं, क्या लगता है आपको कि हम ज्यादा इमाद के अलावा लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को नेशनल टीम में नहीं जगह दे रहे होते, फिर असगर का यहाँ ना खेलना, आपको लगता है कि उनको अब तक कोई ना कोई अच्छी चांस मिल जाना चाहिए था नेशनल T20 के अंदर, या हसान बेहतर ऑप्शन जैसे बासित अली या सरफराज समझ रहे हैं? देखिए आप नेशनल टीम की बात करें, हम तो डोमेस्टिक टीम में चांस नहीं दे रहे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को, और उन्होंने मुल्तान में एक मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी अपने पेस के वेरिएशन के साथ, नया बॉल भी किया असगर ने बाद में। तो जो हमें स्पेशलिस्ट पर जो है वो थोड़ा सा, और मुझे खास तौर पर जब बासित अली के होते हुए स्पेशलिस्ट प्लेयर नहीं खेलते तो वो ज्यादा हैरत होती है कि वो स्पेशलिस्ट पर बिलीव करते हैं। ठीक है, तो दोनों का कंपैरिजन करना होगा। हसान खान नो डाउट एक बड़े अच्छे प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर है, लेकिन क्या वो आपको बैटिंग में सिंगल हैंडेडली मैच जीत कर दे सकते हैं जैसे इमाद भट्ट बैटिंग करते हैं, या फिर वो बॉलिंग में आपको किसी स्पेशलिस्ट बॉलर की तरह विकेट लेकर दे सकते हैं? अगर नहीं लेकर दे सकते तो फिर आप मिनी ऑलराउंडर की बजाय स्पेशलिस्ट की तरफ जाएं। और इस टूर्नामेंट में हमें जो प्लेयर जो कौमी टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं उन्हें ज्यादा मौके देने होंगे। साहब ज्यादा फरहान की भी एग्जांपल है कि वो पाकिस्तान के लिए इनिंग्स का आगाज करते हैं, लेकिन उनकी डोमेस्टिक टीम उन्हें एक मैच में ओपन करते हुए 62 रन करने के बावजूद अब उनकी बैटिंग ही नहीं आ रही, वो नंबर 6-7 पर खेल रहे हैं। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। और फिर चूंकि अब जो हमारे कोचेज है, हेड कोचेज हैं, वो नेशनल सिलेक्टर्स भी हैं, तो क्या जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी का माइंड ये है कि हम जो स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं उन्हें उनकी पोजीशन पर ना खिलाएं? तो ये बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं जो आपने जो बात की ना क्वेश्चन मार्क की, कामरान से मैं जरूर बात करूंगा, मैंने ट्वीट भी किया था रिजवान के ऊपर, अगेन उनका राइज है, टेस्ट क्रिकेट अच्छी करके आए हैं, इंग्लैंड का बहुत अच्छा टूर रहा, लेकिन T20 क्रिकेट के अंदर वो कैप्टन होकर कामरान ओपन करने आ रहे हैं, टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं। डू यू थिंक कि इसका पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा? अगेन नेशनल T20 है, होने चाहिए एक्सपेरिमेंट, लेकिन फरहान ने जैसे कहा कि जो आपकी नेशनल टीम की कॉम्पोजिशन है उसकी रिक्वायरमेंट है, फिर यही वो कोचेज हैं जो सिलेक्टर्स भी हैं, आप कैसे देखते हैं इस मूव को जो रिजवान टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं? और विकेट कीपर का जो ऑप्शन है, आपसे भी सवाल है कामरान पहले, फिर फरहान से भी सवाल लूंगा कि मुझे तो ये लगता है कि हमें शायद सरफराज और रिजवान के अलावा दीगर ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए।
अच्छा गफार भाई, बस पहले मैं वो जो एक बात हुई थी सिंध से मुताल्लिक, उस पर मैं छोटा सा कमेंट करके और उसके बाद इस पे आते हैं, फिर आप फरहान भाई की तरफ भी चलिएगा। सिंध की जो टीम है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये इस वक्त जो कोचेस की अनाउंसमेंट हुई है और जो टीम की अनाउंसमेंट हुई है वो एक साथ हुई है, और कुछ ऐसा महसूस होता है कि जो कोचेस हैं वो उस तरीके से टीम शायद गैदर नहीं कर सके, लेकिन हमेशा से जैसे सबको पता है कि टीम जमा करने में और टीम बनाने में फर्क होता है। और सिंध की टीम अभी जमा तो अच्छी हुई भी है, इंडिविजुअली अगर देखें तो इतने आपको वो नहीं लगता, लेकिन कॉम्बिनेशन वाइज बहुत से गैप्स हैं। और फिर उसके अंदर आप जब अपने उस रीजन के जो प्लेयर्स हैं, जैसे इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इस बात में कोई इख्तिलाफ होगा कि हसन मोहसिन अभी तक वो अपने चांस के लिए जो है वो बेचारा इधर से उधर ही जा रहा है। अभी भी सेकंड 11 के अंदर हर लेवल को परफॉर्म करने के बाद उसकी जगह नहीं बन पा रही। ठीक है, अनवर अली जो है वो बहुत अच्छे टैलेंटेड वो हैं, लेकिन ठीक है एक टाइम था उनको अपनी अपॉर्चुनिटी सारी की सारी मिली। अगर आपके पास दूसरे ऑलराउंडर की जगह नहीं है तो अब हसन मोहसिन डिजर्व करते हैं, क्योंकि अब वो इमर्जिंग से भी ऊपर। क्विकली ब्रेक पे जाना प्लीज, आप अपना पॉइंट आप उस पर भी कंप्लीट कर लीजिएगा जो रिजवान का की तरफ जाऊं। जी प्लीज।